हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। लास्ट क्लास में जो है मैंने आप लोगों को रेस्पिरेशन पढ़ाया था। रेस्पिरेशन में मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीजें पढ़ाई थी। इसमें रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, ब्रीदिंग किसे कहते हैं, डिफरेंस भी बता चुका था। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस होता है, उसके बाद ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसको हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। आएगा अभी नेक्स्ट क्लास में जो है मैं आप लोगों को ये कम्प्लीटली पढ़ा दूंगा। ठीक, और आपको एयर पैसेज याद रखना है कि एयर जो है कहाँ से हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है। जैसे अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले ब्रीदिंग कहाँ से होती है, नेसल पैसेज से। उसके बाद ये फेरिंग्स में जाती है, फिर लेरिंग्स में जाती है, फिर ट्रेकिया में जाती है, ब्रोंकियाई में जाती है, एंड देन ब्रोंकियोलस, और उसके बाद एल्वियोलर सैक। ठीक है, यहीं से ही जो है ये हमारी पूरी बॉडी में फिर ट्रांसपोर्ट की जाती है। ये कंप्लीट पढ़ा चुका था मैं आपको। अब उसके बाद मैं आप लोग थोड़ा सा पहले एक स्ट्रक्चर बता देता हूँ जो बहुत हमारे काम का है, क्योंकि आज हम लोगों को जो है इसमें रेस्पिरेशन पढ़ना है, वो भी डिटेल में। कैसे, पहले आपको मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ, सेल की स्ट्रक्चर कैसी होती है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल सब जानते होंगे, बस मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ रिवीजन के लिए। ठीक है, देखिए कैसे है। ये हमारे पास एक सेल होती है। ठीक है, ये एक सेल है। ये अगर मैं इसकी दूसरी लेयर भी बनाऊं तो यहाँ पे बनाने की जरूरत तो है नहीं वैसे, क्योंकि काम के नहीं है। ये इसकी एक्सटर्नल लेयर होती है जिसको हम लोग सेल वॉल बोलते हैं। अंदर वाली जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब मैं आपको काम की चीज बता देता हूँ उसमें क्या है। देखिए, ये हमारे पास इसके अंदर जो होता है ये न्यूक्लियस होता है। ये हमारे पास डबल मेम्ब्रेन इसमें न्यूक्लियस होता है, ये आपको याद रखना है। डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ऐसा ही होता है देखने में। और उसके बाद ये जो होता है हमारे पास, ये जो फ्लूइड होता है इसके अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटो का मतलब होता है सेल, प्लाज्म का मतलब होता है फ्लूइड। ठीक है, सेल के अंदर पाए जाने वाला फ्लूइड। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑर्गेनेल्स होता है, ये आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक एक्स्ट्रा ऑर्गेनेल्स होता है, सेल ऑर्गेनेल्स के नाम से ही हम लोग इसको जानते हैं। क्या नाम है इसका, सभी ने ये पढ़ा हुआ है। इसको हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। हमें आज स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ना है कि हमारे पास क्या क्या स्टेप होते हैं रेस्पिरेशन के। अगर स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन बता दूं मैं आप लोगों को, तो इसका मतलब होता है, आपको पढ़ा चुका था मैं, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। ग्लूकोज को जब आप लोग तोड़ते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे, C6H12O6। इसको आप बोलते हैं ग्लूकोज। ठीक है, इसको तोड़ना है, इसी के तोड़ने को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। देखिए कैसे है, जब हम लोग ग्लूकोज को तोड़ते हैं तो ग्लूकोज टूट जाता है किसमें, ये टूट जाता है पायरुवेट में। ठीक है, किसमें टूट जाता है, पायरुवेट में। और ये जो रिएक्शन होती है ये कहाँ पे होती है, हमारे साइटोप्लाज्म में होती है। सारी के सारा जो ग्लूकोज पड़ा होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। इसमें ये इसको तोड़ दिया जाता है। ठीक है, किसमें तोड़ दिया जाता है, पायरुवेट में। ठीक है, इससे फिर हम लोगों को एनर्जी मिलती है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। क्या होता है, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं इसमें, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट। ये आपको नोट्स बनाने हैं, पेपर में लिखने को आते हैं ये सब। ठीक है, कहाँ पे होता है ये, अगर हम लोग इसके बारे में बात कर लें, ये स्टेप जो होता है आपके पास, दिस स्टेप हैपन इन साइटोप्लाज्म, हैपन इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर ये होता है। क्या होता है इसके अंदर, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को आप लोग क्या कर देते हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इज broken down into pyruvate, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है इसको देखिए एक बार, इसमें 6 कार्बन होता है, तो इसके बारे में भी लिखना है हमें।
ग्लूकोज molecules is composed of 6 कार्बन, composed of 6 कार्बन एटम। ठीक है। और पायरुवेट जो होता है वो 3 कार्बन का होता है। कहने का मतलब ये है, अभी मैं समझा देता हूँ क्या है ये। वाइल पायरुवेट इज composed of 3 कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम। ठीक है। देखिए कैसा है ये, बता देता हूँ आपको। ये है हमारे पास ग्लूकोज, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। इस ग्लूकोज को हम लोग बीच में से तोड़ देते हैं और ये टूट जाता है किसमें, 1 2 3 प्लस 1 2 3, तीन तीन कार्बन का जो है ये पायरुवेट बन जाता है। ये ग्लूकोज है और ये पायरुवेट है, याद रखिए। ठीक है। अब अगर हम लोग इसकी बात कर लें कि जो हमारे पास पायरुवेट जो ये टूटा है ये आगे और टूट जाता है। कैसे टूट जाता है उसके बारे में बता देता हूँ। अगर पायरुवेट को आगे टूटना होता है, द द पायरुवेट में बी कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। किस में टूट जाता है ये, कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। रिएक्शन लिख लेते हैं इसकी। जो हमारे पास पायरुवेट होता है 3 कार्बन का होता है, ये फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है इसका। ये 3 कार्बन का होता है। जब ये टूट जाता है तो ये किस में टूटेगा, ये टूटेगा आपका एथेनॉल में। एथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH प्लस CO2। ये ऐसे टूट जाता है। ठीक है। ये कुछ आपका इस तरीके से टूट जाता है, इसको याद रखना है। ठीक है। आगे की बात कर लेते हैं। ये जो प्रोसेस होता है ये पायरुवेट का एथेनॉल में टूटना, इसको हम लोग फर्मेंटेशन के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे इसको। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ईस्ट। किस में होता है ये, ईस्ट के अंदर होता है ये। ठीक है। ईस्ट क्या होता है, एक फंजाई होता है। ईस्ट एक फंजाई है। ठीक है। कौन से प्रोसेस से होता है ये, ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, फर्मेंटेशन। पूछ लेता है आपको फर्मेंटेशन क्या होता है। जनरली अगर इसका हिंदी मीनिंग हम लोग जाने तो फर्मेंटेशन का मतलब होता है चीजों का सड़ना। ठीक है। तो जो पायरुवेट होता है ये सड़ जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एथेनॉल में। और साथ ही साथ ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, CO2 में। ठीक है। इसके बारे में याद रखेंगे। फर्मेंटेशन की डेफिनेशन आ चुकी है पेपर में। ठीक है। नेक्स्ट बारे में बात कर लेते हैं। इसके आगे क्या है, अगर इसको ऑक्सीजन मिल जाती है या फिर इसको ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो इसमें अलग अलग तरीके से जो है रिएक्शन होती है। जैसे अगर हम लोग बात कर ले जब इसमें ऑक्सीजन नहीं मिलती है इसको, सिंस दिस प्रोसेस takes place in the absence of एयर। ठीक है। एयर का मतलब क्या कहना चाह रहा है, ऑक्सीजन। ठीक है। इट इज कॉल्ड, ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। जब इसको ऑक्सीजन नहीं मिलती है, अगर ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के टूटता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अनअरोबिक रेस्पिरेशन। तो हम लोग इसको किस नाम से जानते हैं, अनअरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है। याद रखिए अनअरोबिक रेस्पिरेशन किसे कहते हैं। ठीक है। अगर इसको ऑक्सीजन मिल जाती है तब क्या होता है, आगे बात कर लेते हैं इसके बारे में। थर्ड पॉइंट है इसका, ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट
breakdown of pyruvate using ऑक्सीजन। ठीक है, अगर ऑक्सीजन का यूज करता है तो क्या बोलते हैं, तब इसको टेक्स प्लेस। ये रिएक्शन होती है फिर कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इन द माइटोकॉन्ड्रिया। अभी समझा देता हूँ क्या है ये माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, वापस चलते हैं। मैंने आपको अभी सेल पढ़ाई थी, ध्यान से देखेंगे क्या बताऊंगा मैं आपको। अब मैंने आपको डेफिनेशन वाइज सारा पढ़ा दिया है। ठीक है, मैंने आपको डेफिनेशन वाइज इसमें सब बता दिया है। मैं आपको इसको समझाने वाला हूँ कि ये है क्या सारा। ठीक है, नोट कर लेंगे, पॉइंट बना लेंगे सारे। ठीक है, बहुत अच्छे नोट्स हैं, आप लोग इसको जो है अच्छे से बना लेंगे अपनी नोटबुक में। अब देखिए कैसे, हमारे पास एक सेल होती है, अभी बताया मैंने आपको ये, हमारे पास एक सेल है, ये एक सेल बना दी मैंने। ठीक है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस में बना के दिखा रहा हूँ आपको, इसकी कोई जरूरत नहीं है अभी हमें। ठीक है, दूसरी बात, हमारे पास इसी में जो है एक ऑर्गेनेल्स होता है। इस ऑर्गेनेल्स का नाम मैं आपको बता चुका हूँ अभी। इस ऑर्गेनेल्स को आप लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये होता है देखिए साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर होता क्या है, जो ग्लूकोज होता है पहले तो टूट जाता है। किस में टूट जाता है वो, ये टूट जाता है पायरुवेट में। ठीक है, ये पायरुवेट में टूट जाता है। अभी मैंने आपको बताया ये कि जो ग्लूकोज को पायरुवेट में टूटने की जो रिएक्शन होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये मैंने लिखा है, इसको हाईलाइट कर लेना कि ये जो रिएक्शन होती है ये साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। ठीक है, ये हाईलाइट कर लेना आप लोग। अगर पायरुवेट जो है ये कैसे कन्वर्ट हो जाता है, ये या तो एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर ये CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर यही पायरुवेट, ठीक है, इसकी मर्जी है कि ये लैक्टिक एसिड में भी कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद यही पायरुवेट अगर इसको अंदर रिएक्शन करनी है तो यही पायरुवेट जो है यहाँ से साइटोप्लाज्म से मूव करके जो है पहुंच जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और फिर इसको जो है हम लोग और ज्यादा तोड़ते हैं और इससे एनर्जी, इस यहाँ पे हम लोग इससे एनर्जी लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसकी बाद की रिएक्शन होती है। फिलहाल हमें दो रिएक्शन पढ़नी है कि साइटोप्लाज्म के अंदर ये कंप्लीट रिएक्शन होती है कि ग्लूकोज को ब्रेकडाउन, ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन हो जाता है वो पायरुवेट में हो जाता है, और साइटोप्लाज्म के अंदर ही इसकी मर्जी होती है कि ये एथेनॉल में कन्वर्ट हो गया या फिर CO2 में कन्वर्ट हो गया। ये जो रिएक्शन पाई गई है ये किस में देखने को मिलती है, ईस्ट में देखने को मिलती है। और अगर हम लोग मसल्स की बात करें, ह्यूमन मसल जो होती है, हम लोगों की मसल जो होती है, उसके अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लैक्टिक एसिड में। तो ये बातें याद रखेंगे। या फिर इसकी मर्जी है कि कन्वर्ट हो जाए किसमें, या फिर ये ट्रांसफर हो जाए किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, ये हमारा जो है पूरा का पूरा प्रोसेस हो गया किसका, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पायरुवेट में, और कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे इसकी रिएक्शन होती है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें इसकी, पायरुवेट जो होता है तीन मॉलिक्यूल्स का होता है ये। ठीक है, और अगर इसमें आगे हमें इसको तोड़ना है, ऑक्सीजन अगर हमें इसमें ऑक्सीजन दे देते हैं तो उसके बारे में बात करते हैं। देखिए 4 नंबर पे कैसे है ये, अगर इसको हम लोगों ने तोड़ दिया है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो इसको हम लोग बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और अगर अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तोड़ देते हैं तो इसको हम लोग अनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। लास्ट लास्ट क्लास में आपको मैं यही पढ़ाया था कि अगर ये टूटता है किसके अंदर, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो एरोबिक रेस्पिरेशन, और अगर ये नहीं टूटता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, ऑक्सीजन होती है तो एरोबिक और नहीं होती है तो एरोबिक। ऑक्सीजन होती है तो एरोबिक और नहीं होती है तो अनएरोबिक। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं इसके बारे में क्या है, यही जो हमने अभी लिखा पढ़ा है उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस, थोड़ा सा रह गया है बस ये, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। इन द प्रेजेंस, प्रेजेंस से लिख देता हूँ, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, एयर, एयर का मतलब क्या कहना चाह रहा है, ऑक्सीजन। इट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन।
याद हो जाएगा ये, अगर ऑक्सीजन है तो एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, इससे हम लोग एनर्जी निकालते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अब इसमें एक चीज याद रखनी है कि जो हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन होता है इसमें ज्यादा एनर्जी हम लोगों को देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू अनएरोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक है, वो भी बात लिख लेते हैं। द रिलीज ऑफ एनर्जी, the release of energy in this process, in this aerobic process, in this aerobic respiration, aerobic process is a is a greater is a greater than in the anaerobic process। ठीक है, याद हो जाएगा। ये क्या लिखा है मैंने वही बता देता हूँ। जो हमारे पास एरोबिक प्रोसेस में एनर्जी जो रिलीज होती है वो ज़्यादा रिलीज होती है एज कंपेयर टू अनएरोबिक प्रोसेस, अनएरोबिक प्रोसेस। ठीक है, बस यही बात लिखी है इसमें। अब जो एनसीईआरटी में अब हमें एक इसका जो है एक तरीके से फ्लो चार्ट बना के दिया हुआ है। कैसे बना रखा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ऐसे आइए, जो हमारे पास ग्लूकोज होता है, ठीक है, तीनों प्रोसेस को एक साथ दिया हुआ है उन्होंने। ग्लूकोज जो होता है कितने कार्बन का होता है, ये हमारे पास 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होता है। ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स है ये। ठीक है, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से है। ये जो है ये टूट जाता है किसके अंदर, टूट जाता है ये पायरूवेट में। पायरूवेट में कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है ये, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स का है ये, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स का है ये। ठीक है, ये जो रिएक्शन होती है ये कहाँ पे देखने को मिली है, ये हमें देखने को मिलते हैं इन द साइटोप्लाज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म में। अब जो हमारे पास पायरूवेट है इसके पास 3 ऑप्शन है। कैसे, 3 ऑप्शन है कि ये अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करे, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो ये बना लेता है एथेनॉल। फॉर्मूला मैंने ऊपर लिख दिया था, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। ठीक है, ये 3 चीज हमें बना के देता है। नेक्स्ट, अगर इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, अगर इसके पास ऑक्सीजन नहीं है तब ये कन्वर्ट हो जाता है किस में, लैक्टिक एसिड में। यही बात मैं आपको ऊपर बता रहा था कि लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस एनर्जी भी देता है, थोड़ी एनर्जी देता है लेकिन। ठीक है, और अगर इसके पास ऑक्सीजन है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तब ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में प्लस वाटर में और देन एनर्जी में। ठीक है, ये आपको फ्लो चार्ट इसका याद रखना है। ठीक है, जैसा मैंने बनाया बिल्कुल एज इट इज आपको ऐसे ही याद रखना है। ठीक है, अब आपने एक प्रोसेस सुना होगा इसमें, मसल जब क्रिकेटर लोग जो होते हैं वो गेम खेलते हैं तो घंटे 2 घंटे बाद जो है उनके मसल्स में पेन होने लगता है, उनको क्रैम्प आने स्टार्ट हो जाते हैं। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न यही है, ठीक है, जो आपको मैंने अभी लैक्टिक एसिड बताया। ठीक है, उसका रीज़न क्या है, लैक्टिक एसिड। क्या होता है कि जब पायरूवेट को, इस पायरूवेट को जो है जब ऑक्सीजन नहीं मिलता है, ठीक है, तो ये कन्वर्ट होने लग जाता है किसमें, लैक्टिक एसिड और एनर्जी में। जब ये लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है तो जाके मसल्स में डिपोजिशन हो जाता है इसका, जिसकी वजह से जो है थोड़े पेन जो है पेन होता है हमारी
मसल्स में, ठीक है, याद रखेंगे पेन जो हमारी मसल्स में होते हैं वो इसी की वजह से होता है, ठीक है। क्यों होता है उसका रीजन लिख लेते हैं, क्या है इसका रीजन, देखिए भाई आगे क्या है, हेडिंग है आगे हमारी, पेन इन लेग मसल्स ऑन रनिंग, ठीक है, जब रनिंग करते हैं या खेलते हैं ज़्यादा टाइम हो जाता है तब ये होता है, ठीक है। डेफिनेशन लिखनी है, बता मैंने आपको दिया है ये, ठीक है, क्या है, when someone run too fast he may experience, बता चुका हूं क्या है, ए थ्रोम्बिंग पेन, थ्रोम्बिंग पेन मतलब पेन होता है या फिर क्रैम्प आता है, ठीक है, वही है इसका मतलब, इन द लेग मसल्स, इन द लेग मसल्स, ठीक है। क्यों होता है इसका रीजन है, दिस इज बिकॉज दिस हैपन बिकॉज ऑफ अनएरोबिक रेस्पिरेशन, बताया अभी मैंने कि जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, टेक्स प्लेस, ठीक है, इन द मसल्स, इन द मसल्स, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें क्यों है इसका, और आगे बता देता हूं, ड्यूरिंग, क्या होता है हमारी मसल्स में, ड्यूरिंग रनिंग द एनर्जी डिमांड फ्रॉम, एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है बॉडी को ना, ठीक है, इसी वजह से डिमांड्स फ्रॉम मसल सेल, ठीक है। और जब एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, इंक्रीजेस, ठीक है, हो जाएगा ये, ड्यूरिंग रनिंग द एनर्जी डिमांड फ्रॉम द मसल सेल इंक्रीजेस, ठीक है। आगे बताता हूँ उसमें क्या है ये, अब इसमें क्या होता है, दिस इज कंपनसेटेड बाय, क्यों होता है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन, अनएरोबिक रेस्पिरेशन एंड लैक्टिक एसिड, ये बताया था मैंने, इज फॉर्म्ड, इज फॉर्म इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस में जो है लैक्टिक एसिड बन जाता है, ठीक है। और ये लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है कहाँ पे, हमारी मसल्स में, द डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेज द पेन, ठीक है, इसी वजह से हमें क्या होता है, पेन होता है, द लेग मसल्स, ठीक है। और ये अपने आप ही सही भी हो जाता है, जब थोड़ा टाइम रेस्ट करते हैं ना तो लैक्टिक एसिड वापस से जो है अपने नॉर्मल स्टेज में आ जाता है, फेस में आ जाता है, तो फिर हमारी बॉडी में जो पेन होता है वो कम हो जाता है अपने आप से ही, रेस्ट करने पर। द पेन सब्सिडाइज आफ्टर टेकिंग रेस्ट फॉर सम टाइम, ठीक है, सम टाइम रेस्ट करने से जो है ये सही हो जाता है, हो जाएगा। ये हम लोगों ने जो है इसमें रेस्पिरेशन को डिटेल में पढ़ लिया है, ठीक है, इसके बारे में हमें, ठीक है, याद हो जाएगा ये सब। अब देखिए ये हम लोगों ने जो है, आता है ये क्वेश्चन भी है इसके, ठीक है। अब जो हमारे सिलेबस में और आ जाता है थोड़ा, थोड़ी चीजें और हैं, तो वो है हमारे पास क्या क्या, जैसे बॉडी में क्या होता है कि
इसी के अंदर हमारी बॉडी में एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस होता है। ये तो मैंने आपको बताया एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब गैसेस का एक्सचेंजेस कैसे होता है हमारी बॉडी में, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आप इतना जो है ये नोट करिए, इसके बारे में जो है कंप्लीट जो है मैंने आपको पढ़ा चुका। जब नेक्स्ट क्लास आएगी तो पूरा रेस्पिरेशन हम लोग जो है खत्म कर चुके होंगे और जितने भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है वो सारे मैं आपको बता चुका हूँ। लास्ट टॉपिक जो है हमारा वो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। डिटेल में पढ़ेंगे एक एक चीज को, जो मैंने आपको ये यहाँ पे एक एक चीजें बताई हुई हैं। नेसल पैसेज क्या होता है, फेरिंग्स क्या होता है, लेरिंग्स क्या होता है, इसको एक एक चीज को डिटेल में पढ़ेंगे, काम क्या कर रहे होते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो है हम लोग इसको खत्म करके हम लोग ब्रीदिंग कैसे लेते हैं, कैसे हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, एक्सचेंजेस इसमें क्या आ जाता है। ब्रीदिंग में दो प्रोसेस आते हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। उस दोनों प्रोसेस को हम लोग डिटेल में खत्म करने के बाद ये हमारा जो है इस चैप्टर का ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन वाला पार्ट खत्म हो जाएगा और फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ जाएंगे इसी चैप्टर में जिसका नाम है एक्सक्रीशन, ठीक है। पढ़ते रहिए, बने रहिए।